उद्योग में एक बड़ा नाम बन सकता है। राज्य के कई जिलों में सोने के भंडार पाए गए हैं, जिससे ये क्षेत्र तेजी से खनन के लिए तैयार हो रहा है। ओडिशा के खनन मंत्री विभूति भूषण जेना ने विधानसभा में इसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने बताया कि सोने की खोज से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सुंदरगढ़, नवरंगपुर, अंगुल और कोरापुट जिलों में सोने के बड़े भंडार पाए गए हैं। इसके अलावा मलकानगिरी, संबलपुर और बौद्ध जिलों में भी सोने की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। इन खोजों से ओडिशा को भारत के सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्रों में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। मयूरभंज जिले में भी सोने की कई स्थलों की पहचान की गई है, जिनमें जाशीपुर, सूर्यागुड़ा, रुआसी, इडलकुचा, मारेदीही, सुलेपत और बादाम पहाड़ शामिल हैं। इससे पहले देवगढ़ जिले के आदासा रामपल्ली क्षेत्र में तांबे की खोज के दौरान सोने का पता चला था। बड़ा भंडार ओडिशा के अलग अलग जिलों में पता चला है और इसके जरिए ओडिशा के सरकार का कहना है कि इससे ओडिशा में रोजगार बढ़ेगा, ओडिशा विकास की दर पर आगे बढ़ेगा। भारत में सोने के संसार की बात कर लेते हैं तो ओडिशा के खनन मंत्री विभूति भूषण जेना ने इसकी पुष्टि कर दी है। सुंदरगढ़, नवरंगपुर, अंगुल, कोरापुट जिलों में सोने का भंडार पता चला है। वहीं मलकानगिरी, संबलपुर और बौद्ध जिलों में भी सोने का भंडार पता चल गया है। और ये अचानक नहीं हुआ है, ये सब कुछ उस खोज के दौरान सामने आया है जब ओडिशा के इन इलाकों में तांबे की खोज की जा रही थी और उसके साथ पता चला कि यहाँ की धरती में सोने का भी एक बड़ी मात्रा मौजूद है। खनन मंत्री विभूति भूषण जेना ने विधानसभा में इसकी पुष्टि कर दी है। सुंदरगढ़, नवरंगपुर में सोने के भंडार मिले हैं। ओडिशा के खनन मंत्री विभूति भूषण जेना ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन केवल एक दो जगह की बात नहीं है, अलग अलग जगह मलकानगिरी, संबलपुर, बौद्ध जिलों में सोने के भंडार। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी ठाकुर भूवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और धीराज बनर्जी भूवैज्ञानिक जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले ओपी ठाकुर, मैं आपका रुख कर लेता हूं। किसी भी क्षेत्र में अगर ऐसी धातुओं का पता चलता है या ऐसी धातुओं के मौजूद होने की जानकारी मिलती है, प्रक्रिया क्या है और उड़ीसा में इसकी मौजूदगी के बाद कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है? क्योंकि सोना आजकल वर्तमान हालात में सभी देश चाहते हैं कि उनके पास सोने का एक ऐसा बफर स्टॉक रहे जिससे वो आर्थिक तौर पर अपने को कमजोर ना होने दे। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर ओपी ठाकुर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में। बहुत स्वागत सर, ये है। बहुत अच्छी खबर आपने शेयर करी है आज कि उड़ीसा में काफी जगह पर जो है सोने का भंडार तो नहीं कह सकते हम, सोने का जो है हमें पता चला है कि सोना मिला है। लेकिन कितना परसेंट मिलेगा, कितना टोटल उसका रहेगा, है ना, वो एक्सप्लोरेशन, डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन के बाद ही पता चलता है। लेकिन जो इनिशियल सर्वे से जो मैंने पढ़ा भी इसके बारे में, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है कि उसका मेन काम होता है ऑल ओवर इंडिया जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करना। उस जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हम रॉक्स की स्टडी करते हैं, उसमें देखते हैं कि मिनरल जो है कंपोजिशन कितना परसेंट है, क्या वो इकोनॉमिकली वायबल है, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ की जो रिसेंट इन्वेस्टिगेशन है वो ये फाइंड आउट कर पाई है कि यहाँ पे जो है काफी ज्यादा जो है जगह पर इस गोल्ड का जो है पॉसिबिलिटी है। तो एज ए जियोलॉजिस्ट मैं ये बताऊंगा कि जितनी भी रॉक्स हैं हमारे पास, है ना, जितनी ओल्ड एज की हैं, ये जो रॉक्स हैं जिनमें प्रोस्पेक्टस है गोल्ड का, वो बहुत पुरानी एज की। अगर हम जियोलॉजिकली बात करें तो जियोलॉजिकल एज में आता है जो अर्थ बनी थी, उसके आसपास की रॉक्स हैं यहाँ पे। उन रॉक्स में पॉसिबिलिटी बनती है हमारी इस तरह के मिनरल्स के मिलने की, जिसमें गोल्ड एक इम्पोर्टेंट है, कॉपर है और साथ में जो है चांदी है। ये सब जो है इस तरह की रॉक्स में मिलता है। तो यहाँ पे एक जो बात करें हम आर्कियन रॉक्स बोलते हैं, आर्कियन है बहुत पुरानी रॉक्स, आर्कियन और प्रोटीरोजोइक एज की रॉक्स जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स की हैं। ठीक है, अगर हम करें 4 बिलियन से लेकर 2.5 बिलियन एज की जो
पुरानी रॉक्स हैं उनमें जो है मिनरल पोटेंशियल रहता है। तो यहाँ पे ये रॉक्स मिलती हैं हमें। और ये जो बनने का प्रोसेस है, इसका प्रोसेस का अलग अलग होता है। हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स बोलते हैं हम, हाइड्रोथर्मल फ्लूइड होता है जो कि हॉट फ्लूइड है, जो इन रॉक्स के बीच में से पास करता है फिशर में। तो और उन फिशर में डिपॉजिट हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है गोल्ड। और उस गोल्ड को जब हम एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, तो उसमें देखते हैं हम क्या उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। अगर बहुत कम है तो वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो है इकोनॉमिकली वायबल लग रहा है, तो यहाँ पे फर्दर जो है इसका एक्सप्लॉइटेशन होगा। एक्सप्लॉइटेशन फर्दर होगा इसका। धीराज बनर्जी भी मेरे साथ भूवैज्ञानिक के तौर पर जुड़ गए हैं। धीराज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। उड़ीसा से आ रही ये खबर कितना पॉजिटिव होने का मौका देती है, और ओडिशा की जो लैंड है, क्योंकि ओडिशा और छत्तीसगढ़ ये कनेक्टेड हैं सारे, और ये ज़्यादातर लैंड यहाँ अनएक्सप्लोर्ड कहा जा सकता है। और अगर यहाँ पर मेटलर्जिकल इस तरीके की चीज़ें अगर सर्वे के बाद ये चीज़ें निकलती हैं तो वो कितना बड़ा एक स्कोप देती हैं। जैसे वहाँ पर वहाँ के खनन मंत्री का कहना है कि अब इससे रोजगार बढ़ेगा। इतने बड़े यहाँ पर इलाके में गोल्ड होने के बारे में कंफर्म जानकारी अब मिल गई है। कितना चेंज आएगा इसके बाद? अभी आपको ओपी ठाकुर साहब ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि एक्चुअली गोल्ड कहाँ मिलता है और किन किन रॉक्स से मिलता है। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया आपको कि ये सब प्रीकेम्ब्रियन रॉक्स होते हैं और ये आर्कियन रॉक है। सब 2 बिलियन ईयर्स के ऊपर के ओल्डर रॉक्स हैं, इनमें मिलते हैं। उड़ीसा में इस तरह के रॉक्स हैं और उसमें सोने के पाए जाने की संभावना हमेशा से बनी रही है। पर अभी जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये जियोलॉजिकल सर्वे ने उन्होंने कहा कि सोने के भंडार हैं, ये बिल्कुल मानने वाली चीज नहीं है। क्योंकि पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जब कहा जाता है कि भंडार में है तो अल्टीमेटली निकलता है वो चूहा। तो इसी तरह से इस तरह के कोई एस्टिमेट नहीं देना चाहिए उनको कहिए कि हाँ सोने की उन्हें वहाँ मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं और थोड़े बहुत कैसे कहते हैं एस्टिमेट भी किए गए हैं, पर उनको भंडार कहना नहीं चाहिए। ऐसा ये बहुत समय बार होता है। यही हालत हुई थी जब लिथियम के जमाने में भी यही हुई थी कि लिथियम मिल गया था कुछ नहीं। तो इसलिए इस तरह के गोल्ड मिलने के कहानियां जो हैं आज पिछले कई सालों से खूब मिलता है। कभी आज उड़ीसा में मिल गया, कभी बिहार में मिल गया और सब मिल गया। पर पहले जब तक इसका 4th स्टेज में प्रूवन डिपॉजिट ना हो तब तक इसके लिए इतनी कहानी नहीं बनानी चाहिए। अच्छा बनर्जी साहब, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कहीं पर गोल्ड जैसे भंडार की ही अगर मैं बात कर लूं, गोल्ड का भंडार है, ऐसी कई चीजें सामने आ रही हैं, तो वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो इस बारे में डिफरेंशिएट करते हैं कि यहाँ भंडार है या फिर यहाँ पर कुछ बहुत माना जा सकता है, थोड़ा बहुत होगा? देखिए ये प्रोसीजर जिसको कहते हैं ओवर एस्टिमेशन कहते हैं। ओवर एस्टिमेशन करने के लिए ड्रिलिंग होती है। ड्रिलिंग करने के बाद अगर ड्रिलिंग में अगर इंकरेजिंग रहे तो जो कहते हैं एक्सप्लोरेटरी माइनिंग की जाती है। उसके बाद उसकी सैंपलिंग होती है, बहुत क्लोज सैंपलिंग की जाती है। क्लोज सैंपलिंग में अगर सारे रिजल्ट जो हैं सही हो तभी इसको कहा जाता है। इसीलिए ऐसे डिपॉजिट्स जो होते हैं जिनको कहते हैं एस्टिमेटेड डिपॉजिट या हाइपोथेटिकल डिपॉजिट, उससे ज्यादा हो गया एस्टिमेटेड डिपॉजिट। और प्रूवन डिपॉजिट जब तक नहीं हो तब तक इसके लिए कहानी नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, ओपी ठाकुर साहब भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ओपी ठाकुर साहब, ये बात में तो आप दोनों ही एक मत हैं कि इस तरीके की रॉक्स है, इस तरीके का टेरेन जो 2 बिलियन ईयर्स पुराना है वो उड़ीसा में है मौजूद, और वहां पर हम मान सकते हैं कि जो कुछ भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें गोल्ड डिपॉजिट होने की संभावनाएं हैं। ऐसा भारत में और कितने इलाकों में इस तरीके का है जहां पर आपको लगता है कि अब तक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है? क्योंकि जो प्रेजेंट, मैं बार बार उस चीज को वहां पर ही लाऊंगा, आज प्रेजेंट डेज में हर कंट्री अपने पास गोल्ड को इतना रखना चाहता है जिससे वो फ्यूचर में अपने को सस्टेन कर सके और फाइनेंशियली एक पावर बना रह सके। तो गोल्ड की कीमत और गोल्ड की जरूरत इससे समझी जा सकती है।
सर ये बिल्कुल सही है, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बनर्जी सर की बात से, इन्होंने जो लाइन कही, बहुत ही अच्छी लाइन कही ना। एज ए जियोलॉजिस्ट हम भी मानते हैं कि हम ये वर्डिंग नहीं बोल सकते, ना ही बोलना चाहिए कि बहुत बड़ा भंडार मिला है, क्योंकि ये काम बहुत बाद का है। अभी तो एक्सप्लोरेशन होगा, एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग होती है, कोरिलेट किया जाता है डाटा को, फिर उसके बाद देखते हैं कितना एस्टिमेशन है, उसके बाद ही। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी जो भी है एक्सप्लोर किया गया, फिलहाल पॉसिबिलिटी है। फर्दर जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ड्रिलिंग होगी, ठीक है, और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी, डिटेल्ड डीपीआर जिसको बोलते हैं, उसके बाद ही कह पाएंगे कितना परसेंटेज है। जो आप बात कर रहे हैं कि और कहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है, इंडिया में ऐसा नहीं है, और भी जगह मिलता है। जिस तरीके से मैंने कहा आपसे कि प्री कैम्ब्रियन रॉक्स जो है, आर्कियन एज की रॉक्स और भी जगह है। अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी पोटेंशियल है गोल्ड का। अगर आप हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ऑलरेडी जो है ये एक्सप्लॉइट कर रहा है। उदयपुर में देखेंगे आप तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की माइंस हैं कई जगह, तो वहां पे भी गोल्ड माइन किया जा रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इसीलिए कहते हैं हम कि भंडार कहना जो है इस स्टेज पे अच्छा नहीं है। और भंडार जिसको आप मानते हैं वो एक्चुअली बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन वो बहुत इतना ही मुश्किल है उसको एक्सप्लॉइट करना, क्रश करके फिर उसमें से अलग निकालना। काफी थाउजेंड्स ऑफ टन जो है ओर को जो क्रश करने के बावजूद बहुत कम मात्रा में जो है गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बहुत कम मात्रा में गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन धीराज सर, ये इनिशियली सारा का सारा प्रोसेस कॉपर को वहां पर एक्सप्लोर किए जाने के दौरान हो रहा था, और कॉपर की मौजूदगी वहां पर देखी जा रही थी, और उस एक्सप्लोरेशन के दौरान ये चीज़ें पता चली कि यहाँ पर गोल्ड का जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कहीं ज़्यादा है। अब वो पैरामीटर्स क्या है वो मुझे नहीं पता, या मेरे जैसा वो शख्स जो कि मेटलर्जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता वो नहीं बता सकता। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर हम किसी और धातु की बात कर रहे हो वहाँ पर हम गोल्ड की भी प्रेजेंस उसी तरीके से देख लें? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। हमेशा रॉक एसोसिएशन कहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ओर एसोसिएशन कहते हैं। अलग अलग तरह के ओर जो है एक साथ मिल सकते हैं, आसपास में मिल सकते हैं। तो ये तो संभावना है ही कि कॉपर ढूंढते समय, जाते समय गोल्ड मिल जाए, या गोल्ड ढूंढते समय जाएंगे तो आपको कॉपर मिल जाए, या दूसरा कोई मिल रहा है। तो ये तो नेचुरल एसोसिएशन है कि कैसे उन रॉक्स में गोल्ड की ये जो मिनरल्स हैं ये वहाँ पर किस तरह से जमा हुए हैं, किस तरह से उनके अंदर वो डिपॉजिट हुए हैं। तो ये तो सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए कोई आश्चर्य बात नहीं है कि अगर कॉपर ढूंढते समय उनको गोल्ड मिल जाए। तो पर यही है कि कितना गोल्ड मिला है इसको जब तक आप ना कहें, जब तक कि तो इसके लिए इसकी कहानी बनाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि क्या होता है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप कहानी बनाएंगे लोग बड़ी दिनों से आशावादी हो जाते जी। हैं और लोग शोर मचाने लगते हैं कि अरे हमारे यहाँ रोजगारी हो जाएगी, लोग और यहाँ पे बहुत काम सारे लोग करेंगे। ऐसे ही पहुंच जाएंगे वहां अपनी खुदाई करने के लिए। हाँ, लोग खुदाई करने पर पहुंच जाएंगे। तो इन सब चीजों को संभाल के बोलना चाहिए। जब ऐसा है कि जब आप अभी ऐसा है कि आपका जो ये न्यूज आइटम अभी वहां के लोग देखेंगे तो सब भाग जाएंगे, वहां दौड़े दौड़े आएंगे कि ढूंढेंगे, कुदाल अच्छा लेके अच्छा, ढूंढेंगे आगे आगे का प्रोसेस अब क्या होता है? अगर मान प्रोसेस। लीजिए ये गोल्ड हाँ, डिपॉजिट्स के प्रोसेस मैं बारे में बता रहा हूँ। पता प्रोसेस चला, कितनी हाँ क्वांटिटी है, कितना है, वो अलग है। आगे का प्रोसेस अब क्या होता है वो सर समझाइए जरा। तो सीधे प्रोसेस ये है कि अभी तो उन्होंने सरफेस में देखा होगा, या थोड़े बहुत ड्रिलिंग की होगी, या खुदाई की होगी, जैसे ट्रेंच बनाए होंगे, ट्रेंच में उन लोगों ने इनको देखा होगा। अब उनको वहां पर ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। ड्रिलिंग में मतलब ऐसा है कि आपको देखना पड़ेगा कि जमीन के अंदर वो रॉक जिसमें कि गोल्ड है वो कितनी दूर तक जाती है, और उसका डिस्पोजिशन क्या है। मतलब ऐसा है कि वो वर्टिकल रॉक्स है, या हॉरिजॉन्टल रॉक्स है, या एंगुलर रॉक्स है, और कितने डीप तक जाती है। तो इस तरह से कई लेवल के ऊपर ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, और उनकी कोर की स्टडी करनी पड़ेगी। कोर की अलग अलग डेप्थ की स्टडी होनी चाहिए। उसके बाद पता लगेगा कि गोल्ड की क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, डिस्ट्रीब्यूटेड रॉक में कैसा है, नेटिव गोल्ड टाइप के फॉर्म में है, या छोटे छोटे मिनरल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सब सारी चीजें देखने के बाद
कि आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ इतना पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जब बिल्कुल पक्का हो जाए कि ड्रिलिंग आपको बताया कि सारी हाँ है, तब आप तो एक्सप्लोरेटरी माइनिंग करनी पड़ती है। छोटे-छोटे एडिट बनाए जाते हैं। एडिट मतलब छोटे से गुफा तो सुरंग बनाते हैं। सुरंग बना के उन रॉक्स को एक्सपोज करते हैं और उनको फिर बहुत क्लोज स्पेसिंग पे सैंपल करते हैं और एनालिसिस करते हैं। ओपी ठाकुर सर, लेकिन ये जो भी जानकारी जिस पर हमने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है और आप लोगों के जरिए हम चीज़ें क्लियर करके सामने रख रहे हैं, वहाँ के खनन मंत्री ने वहाँ की विधानसभा में जानकारी रखी और उन्होंने किसी एक स्पेसिफिक ज़िले की बात नहीं कही है। उन्होंने 7 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात की है और उन 7 जगहों का रिकॉर्ड सामने रखते हुए उन्होंने कहा है कि ये एक तरीके से ओडिशा के लिए एक बहुत बड़ा चेंज का टाइम यहां पर आ गया है। क्या आप भी समझते हैं 7 जिले मतलब एक बड़ा लैंड मास है जहां पर कई जगहों पर इस तरीके की स्टडी हुई होगी और वहां से निकले हुए डाटा के बाद ही कंसर्न मिनिस्टर ने बात सामने रखी होगी? ओपी ठाकुर सर। हाँ सर, देखिए बिल्कुल, देखो जिस तरीके से ये रिपोर्ट पेश की गई है विधानसभा में, आप बता रहे हैं, देखो संभावना हो सकती है, इतने डिस्ट्रिक्ट्स में गोल्ड की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन कितना परसेंट है ये एक्चुअली हमें पता चलेगा जियोलॉजिकल रिपोर्ट जो आई होगी, जो जियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है एरिया को, उससे पता चलेगा कि कितने सैंपल स्टडी करने के बाद कितना परसेंट तक जो है ना पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड मिल रहा है। उसके बाद डिपेंड करता है सर, जैसे सर ने भी बताया आपको कि रॉक का देखना पड़ता है हमें, रॉक कितनी डेप्थ तक जा रही है और जो रॉक जा रही है वो किस टाइप की है, उसमें जो मिनरलाइजेशन है, मिनरलाइजेशन ऐसा नहीं है कि पूरी रॉक है अगर 10 मीटर थिक है तो 10 मीटर थिक में ही गोल्ड होगा। तो गोल्ड जो मिनरलाइजेशन होती है वो होती है बिल्कुल या तो फ्रैक्चर फॉर्म में होगी, फ्रैक्चर के बीच में फिलिंग हो जाएगी, या फिर क्रस्ट जोन है उसके बीच में फिशर डेवलप होते हैं, उस फिशर में मिनरलाइजेशन होगी। वो कहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं, हो सकता है वो बहुत थिन है, जो थिन है तो वो थिननेस भी जो है एक्सटेंड कहाँ तक कर रही है और ओवरऑल उसकी विड्थ कितनी है। तो ये सब जो है कितने एरिया में जो है, अगर फिर हम पूरा उसका अगर वॉल्यूम देखें एरिया वाइज मल्टीपल ड्रिलिंग करने के बाद उसको क्रॉस सेक्शन बनते हैं, तो उसके बाद ही जाके कंफर्मेशन होता है। देन जो है जो भी मतलब एजेंसी है वो डिसाइड करेगी कि इसका बिड देना है, किसको देना है, कितना पोटेंशियल है, तो किस तरीके से होगा। तो क्योंकि अभी शायद बहुत जल्दी की स्टेज पे हम, इसलिए हम कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं स्टेज पे एज जियोलॉजिस्ट होने के नाते भी कि भाई इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है या नहीं है। इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है या नहीं है, तो इसका मतलब ओपी ठाकुर साहब की जो उन्होंने कहा है अभी वो एक लंबी रिसर्च का हिस्सा है, अभी ये केवल कही गई बात है। हाँ, तो ये तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ये फर्स्ट हैंड रिपोर्ट बोल सकते हैं आपकी। फील्ड में गए जियोलॉजिस्ट, उन्होंने वहां पे स्टडी किया, उसमें से कई जगह के सैंपल्स में उनको कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिल रही है बहुत। उसमें हो सकता है वो पार्टिकल बहुत छोटे भी हों, अगर वो भी आ रहे हैं तो वो भी रिपोर्ट में आएगा ही कि भाई इसमें से जो है गोल्ड का पोटेंशियल है। कई बार क्या होता है कॉपर, जैसे अभी आपने कॉपर की बात की, कॉपर के साथ भी एसोसिएटेड होता है गोल्ड, लेकिन वो उसमें बहुत ही नेटिव अगर उस पर भी है तो बहुत माइक्रोस्कोपिक साइज के पार्टिकल्स होते हैं। अब वो पार्टिकल की जो टोटल अगर हम देखें, टोटल नंबर ऑफ जो अगर देखें हम कंसंट्रेशन के हिसाब से, वो क्या वो इतना फिजिबल है या नहीं है, तो बिना रिपोर्ट पढ़े हम भी नहीं बता पाएंगे। और ज्यादा मुझे लगता है कि जो भी ये एजेंसीज है वो फर्दर जो भी क्या स्टेप लेना चाहेगी, इसको फर्दर कैसे एक्सप्लोर करना है, ज्यादा वही बता पाएंगे फिर इसके बारे में, ज्यादा वही बता पाएंगे। बनर्जी साहब, ये गोल्ड जो मिलता कैसे है, क्या गोल्ड बड़े नगेट्स के रूप में मिलता है खुदाई के दौरान, या जो जितना कुछ खोद के निकाला जाता है उसे फर्नेस में डालकर फिर हीट अप किया जाता है तब गोल्ड एक्सट्रैक्ट होता है? ये प्रोसेस क्या होता है? हम बातें तो बहुत हम लोग सुन रहे हैं, कर रहे हैं। नगेट तो बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली कभी कभी होता है, जो पर्टिकुलरली साउथ अफ्रीकन रॉक्स के ऊपर या साइबेरियन रॉक्स में मिलते हैं। नगेट तो बहुत रेयर होते हैं। नॉर्मली गोल्ड क्या होते हैं, ये फ्रैक्चर्स में ऊपर फिल अप हो जाते हैं, इमोबिलाइज होके हीट की वजह से गल जाते हैं, और गलने के बाद ये रॉक्स में पस करके क्वार्टजाइट टाइप ऑफ रॉक्स होते हैं जो उसमें इनके ये घुल जाते हैं। तो और या फिर छोटे 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 ग्रेन्स के अंदर, जैसा कि अभी आपको उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि वो फैले, जिसे कहते हैं हम डिसमिनेटेड है,
फैले हुए होते हैं। इनको जब निकाला जाता है तो एक पर्टिकुलर मास को क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद उसके उसके जो दूसरे कंपोनेंट है, जो नॉन गोल्ड है या जो इसको कहते हैं रख क्या कुछ कहते हैं उसको, एक उसको वो उनको सब हटा देते हैं हम। तो हमको फिर उसके बाद गोल्ड को कंसंट्रेट करते हैं और तब हमको पता लगता है कि एक्चुअली 1 स्क्वायर फीट में या 1 स्क्वायर मीटर में कितना गोल्ड निकलता है, कितने ग्राम हम करते हैं, तब एस्टिमेट होता है। तो गोल्ड गोल्ड इसी तरह से गोल्ड मिलता है। और ये प्रोसेस कितना कॉस्टली होता है, क्योंकि कई बार ये प्रोसेस ये तय करता है कि गोल्ड निकालना फीजिबल है या नहीं है, या करना चाहिए भी नहीं करना चाहिए। ये तो भी सही बात है, हमेशा हर चीज में कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो देखना ही पड़ता है। अगर गोल्ड पहले स्टॉक में ही दिखता है कि ये इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं, वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कम से कम मिनिमम जो है ड्रिलिंग स्टेज के पहले नहीं कह सकते हैं। ड्रिलिंग स्टेज के ऊपर में एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ कितना है, कितने डेप्थ में है और कितनी जगह पर है। और इसकी फिजिबिलिटी स्टडी उसके बाद शुरू होती है कि इसको माइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और माइनिंग में भी कैसा माइन करेंगे, किस तरह से माइनिंग करेंगे, ये सब चीजें बतानी पड़ती हैं। तो तभी इसकी फिजिबिलिटी समझती है और उसका कॉस्ट आता है कि इतने टन सैंपल हमको निकालेंगे तो हमको इतना ग्राम सोना मिलेगा। तो उसका एस्टिमेशन तभी होता है और तभी इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस पता लगती है। तभी फिर निकल पाएगी। तो वो काम करना है कि नहीं करना उस हिसाब से आगे जाता है। लेकिन ठाकुर साहब, इससे पहले कि मैं आप दोनों से विदा लूं, ये भी जरा सा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि कैसे पता चलता है, वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो आपकी स्टडी के मुताबिक इस बात की गारंटी करते हैं कि यहाँ ये किसी खास जगह पर अगर हम एक्सकवेट करते हैं, खुदाई कर रहे हैं, चीज़ों को निकाल रहे हैं, वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बेहतर हैं या वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ केवल नाम की है? सर, ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि हम क्या करते हैं कि जो पॉसिबिलिटी कहाँ पे अच्छा पोटेंशियल मिलेगा, पॉसिबिलिटी है मिलने की या नहीं, वो डिपेंड करता है एज ऑफ रॉक्स। पहले तो जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, यहाँ ओल्डर रॉक्स हैं, बहुत पुरानी एज की रॉक्स हैं। जो बहुत पुरानी एज की रॉक्स हैं उनमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है, उनमें मिनरलाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जहां जहां भी पुरानी एज की रॉक्स है, जैसे मैंने कहा आपको आर्कियन रॉक्स हैं, प्रोटीरोजोइक रॉक्स हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है, ये जहां जहां भी है वहां मिनरल पोटेंशियल ऑलरेडी है। ये अगर हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में ऑलरेडी इस तरह की रॉक्स बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ मिनरल पोटेंशियल गोल्ड की अगर बात करें हम, तो गोल्ड के साथ साथ कॉपर की मिनरलाइजेशन है यहाँ पे। इसके बाद जो कैल्शियम की है, इसमें दूसरी बात करें और भी मिनरलाइजेशन है, जिसमें यंगर एज की रॉक्स की बात भी करें हम, जिसमें लेटराइट आता है आपका, जिसमें आयरन और फॉर्मेशन होती है, बॉक्साइट है यहाँ पे। ये बहुत एनरिच स्टेट है वैसे, अगर अदरवाइज हम बात करें मिनरल के हिसाब से, मिनरल पोटेंशियल के हिसाब से। इसी तरह से गुजरात में भी आपको जो है प्री कैम्ब्रियन एज की रॉक्स हैं, जहां जहां भी प्री कैम्ब्रियन एज की रॉक्स हैं वहां मिनरल पोटेंशियल मिलता है। अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर जो माइनिंग हो रही है जहां जहां से भी, वहां पे भी जो है मिनरलाइजेशन पोटेंशियल ओल्डर एज की रॉक्स में है। तो या फिर इग्नियस एक्टिविटीज जहां पे हुई है, इग्नियस एक्टिविटीज में क्या होता है, जो हाइड्रोथर्मल फ्लूइड आते हैं या हॉट मैग्मा आता है, वो अपने साथ क्या करता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे गोल्ड को अपने साथ लेके आता है, जो कि फिशर में या फ्रैक्चर में, जो सर ने भी अभी कहा आपको, तो फ्रैक्चर में जाके जो डिपॉजिट हो जाते हैं वो। अगर इस तरह की सिचुएशन जहां जहां भी हुई है पास्ट में, तो वहां पॉसिबिलिटी है। जियोलॉजिस्ट का काम यही है कि फाइंड आउट करना पहले कि कहाँ कहाँ इस तरीके की रॉक्स मिलती है, वहां पे एक्सप्लोरेशन करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ओपी ठाकुर सर और धीरज बनर्जी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शक